एंड इन्वेस्टर चार्ट ही जीतेगा मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे पहले यदि शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, अगर आप चाहो तो ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर मैंने टाइटल दिया हुआ है 14 साल बाद ब्रेकआउट होगा क्या। बिकॉज 14 साल बाद ब्रेकआउट हो चुका है और अभी भी अपने उसी प्राइस के आसपास है जहाँ से ये और अच्छे रिटर्न देने के चांसेस हैं इसके अंदर। So I would recommend that you guys all should also watch this video. Now without wasting a time, let's move on to the share which I really want to talk about with you. Okay, तो अब हम कहाँ पर आ चुके हैं? अब हम उस शेयर की वेबसाइट पे आ चुके हैं जिस शेयर के बारे में बात करनी है। और मैं चार्ट दिखाने से पहले, प्राइस एक्शन के थ्रू ये बताने से पहले किस प्राइस पे हमें बाय करना चाहिए, क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, मैं कंपनी के थोड़े बैकग्राउंड पे इसलिए लेके जाना चाहता हूँ ताकि मैं आपको एक चीज़ बता सकूँ कि कुछ चीज़ें ना चार्ट पे पहले आ जाती हैं और आपको कंपनी की वेबसाइट देख के या और भी बहुत सी चीज़ें देख के बाद में पता चलेगा। सो ये जो कंपनी है ये 1933 के अंदर इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था। और बाकी सब मैं इसकी डीप हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस वीडियो में बताने का कोई फ़ायदा है। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप वेबसाइट पे जाके खुद ही देख लेना। बाकी महाराष्ट्र शुगर मिल्स लिमिटेड के अंदर ये आती है। अब मैं यहाँ पर क्यों लेके आया हूँ, मैं एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर मैं इसके आई गेस इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, होल्ड ऑन। मैं सीधा कंपनी के प्रोडक्ट पे आना चाहता हूँ, व्यू ऑल ब्रांड्स। कंपनी एक ब्रांडी बनाती है जिसका नाम है मेंशन हाउस, कोरियर नेपोलियन ब्रांडी ग्रीन, कोरियर नेपोलियन फाइनेंस प्योर ग्रेप फ्रेंच ब्रांडी। उसके बाद फ्लैंडी, इनका कोई प्रोडक्ट नहीं है। जिन बनाती है ब्लू लेगॉन के नाम से, रम बनाती है मदीरा गोल्ड के नाम से, और एक विस्की बनाती है जो है मेंशन हाउस। मैंने ये क्यों बताया, बहुत सिंपल सा फंडा है। मुझे नहीं पता आप लोगों के बारे में, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ मैंने इनमें से किसी भी ब्रांड के बारे में नहीं सुना, ना ही मैंने इसकी एडवर्टीज़मेंट देखी है और ना ही मैंने किसी को रेकमेंड करते हुए देखा है दैट यू गाइस शुड ट्राई दिस वन। तो सिंपल सा पॉइंट है यार, हो सकता है कि मैनेजमेंट ना मार्केटिंग पे पैसा खर्च करने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई कंपनी इतनी पुरानी है और उसके बारे में हमने आज तक नहीं पढ़ा, और सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों को ओल्ड मोंक का देना चाहूँगा। उस कंपनी ने आज तक कहीं भी एडवर्टीज़मेंट नहीं करेगी एंड यू गाइस विल बी शॉक टू नो कि उस ब्रांड को फ़ॉरेन में भी लोग जानते हैं। वो इतना अच्छा ब्रांड है। तो पॉइंट हो सकता है कि प्रोडक्ट अच्छा ना हो, बट हम क्या करते हैं, हम सिर्फ चार्ट के ऊपर काम करते हैं और चार्ट के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें पैसा लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। ये आप सभी लोगों ने देख लिया। अब मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ, और हाँ प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि चार्ट में बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बट क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या प्राइस होगा, वो वीडियो पूरी देखने के बाद समझ में आएगा। और एक शेयर की थोड़ी सी मतलब मैं इसलिए थोड़ा डीप में जा रहा हूँ बिकॉज व्हाट आई यूजुअली डू, मैं सिंपल एक ही काम करता हूँ और वो है कि मैं सिर्फ चार्ट देख के काम करना पसंद करता हूँ। बट मैं इसलिए इसकी बैक स्टोरी में जा रहा हूँ सो दैट मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा बता सकूँ। अभी मैं यहाँ पे एक होल लेता हूँ। ओके, तो अब हम उस कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल्स में जाने की कोशिश करेंगे। रीज़न बिंग, सबसे पहले मार्केट कैप देखो, 1,06,660 करोड़ की मार्केट कैप है। एक कंपनी 1993 में बनी है और उसकी अभी भी मार्केट कैप सिर्फ इतनी है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। और स्मॉल कैप कंपनी होने के बाद अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स पे आपको लेके जाने की कोशिश करूँ, मैं इसके कंपेटिटर्स के बारे में सबसे पहले बात करूँ तो सबसे टॉप पे तो आता है यूनाइटेड स्पिरिट्स, और उसके बाद आता है यूनाइटेड ब्यूरीज, देन रेडियो खैतान, ग्लोबल स्पिरिट, फिर 5वें नंबर पे है ये। और ये सब, और ये जो भी इसके बीच में रैंक करा गया है वो मार्केट कैप के ऊपर किया गया है। कंपनी सबसे पहली बात तो पता चलेगी है कि छोटी है, बहुत छोटी है, इनफैक्ट 1600 करोड़ का मार्केट कैप है। और उसके अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस के बारे में बात करूँ तो इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मार्च 2011 में
पहले जो इसका प्रॉफिट था वो 64 था, देन 70, 85, 85, और उसके बाद इस शेयर के अंदर क्या हुआ, 28 करोड़ का लॉस आया, देन 283 करोड़ का लॉस आया, देन 288 का, 153, 160, एंड देन सडनली 271 का जंप, एंड देन कंपनी फिर से कंसोलिडेशन जोन में जा रही है। अब मैं इसमें नहीं घुसना चाहता कि क्या कंपनी ने कोई लायबिलिटीज़ खरीद ली है या एसेट्स खरीद ली है, मैं उसमें नहीं घुसना चाहता। मैं बस आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाह रहा था कि ये रीज़न हो जाते हैं सडनली किसी शेयर के नीचे गिरने के। ये सब अगर आप लोगों ने देख लिया है, बाकी अगर आपको इसके बारे में और कोई रिसर्च करनी है, यू गाइस हैव गूगल, गो टू द स्क्रीनर, गो टू एनी अदर वेबसाइट, deep down into the financial things, write down in the comment section what you guys think about it. But now let's just move on to the chart and let me show you why I think कि ये शेयर ब्रेकआउट कर सकता है। ऑलराइट एवरीवन, अब हम चार्ट पे आ चुके हैं। ये इसका डेली चार्ट है और मैं इसको सबसे पहले मंथली पे लेके चलता हूँ। मंथली पे अगर आप लोग देख सकते हो तो बहुत सिंपल सी चीज़ है जो सबको क्लियर आउट हो चुकी होगी कि सबसे पहले ये हमारा जो शेयर था, इसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, आई वोंट से रेजिस्टेंस, बट हमें ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि ये जो मैंने लाइन बनाई है, यहाँ से 2013 में इस शेयर ने एक टॉप बनाया था। उसके बाद से ये शेयर सिर्फ डाउन ट्रेंड में रहा। डाउन ट्रेंड में रहने के बाद इसने अब जाके 2022 के आसपास इसने इसको 2021 में एक बार इसको ब्रेकआउट किया और ये दोबारा उसी रेजिस्टेंस के नीचे आ गया। नीचे आने के बाद इसने यहाँ पे फिर थोड़ा सा टाइम लगा और इसने फिर इसको इस बार ब्रेकआउट कर दिया। उसके बाद जो इसका सेकंड रेजिस्टेंस बना वो ये बना था, जो है 93 के आसपास का प्राइस। ठीक है, अब ये शेयर इसके भी ऊपर जा रहा है। ये शेयर ऑल टाइम हाई चला जाएगा अगर, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर के ऑल टाइम हाई जाने का प्राइस यहाँ पे 150 रुपये के आसपास बनेगा। बट अगर हम देखें कि वहाँ तो सिर्फ एक दिन की कैंडल थी, और अगर देखा जाए हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस मंथली कैंडल में 1 नवंबर 2010 में जो मंथली कैंडल है जिसका यहाँ पे 150 रुपीज़ हाई गया है, तो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बता रही है कैंडल की कि ओपन क्लोजिंग प्राइस तो है, लेकिन ड्यू टू सेंटीमेंट की कंपनी देखो हाई पे हाई बनाती जा रही है और इसलिए इतना ऊपर जा रही है, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, शेयर का प्राइस वहाँ तक गया होगा, मगर उसी महीने के अंदर वो सारा शेयर का प्राइस नीचे आ गया। अभी क्यों बताया गया, बिकॉज ऑल टाइम हाई तो 150 रुपीज़ है, बट अगर मैं इसके ब्रेकआउट की बात करूँ ना, तो मेरे हिसाब से इसका ब्रेकआउट ये यहाँ होएगा, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट यहाँ होगा। इसको डिलीट कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। जो अभी ये सिर्फ 100 रुपये का शेयर है और अगर जो इसका ब्रेकआउट होना है वो 110 रुपये है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत काम आता है, मतलब आप सोच सकते हो 10 रुपये इंसान के लिए कुछ नहीं होते होंगे, कभी भी कहीं भी जाके खर्च कर देते हैं, और मतलब आपको पता भी नहीं चलता होगा कि आप 10 रुपये, हो सकता है कि आप 10 रुपये तो किसी ट्रांजेक्शन के अंदर ही पे कर देते हो, बट यहाँ पे शेयर बहुत टाइम निकाल सकता है। और अगर इस शेयर ने ये ब्रेकआउट कर दिया तो इसका प्राइस क्या बनेगा पता है, इसका जो रेट आना चाहिए वो आना चाहिए इसका जो लास्ट टाइम का ऑल टाइम हाई था। अगर हम प्राइस रेंज के थ्रू चलें, एक सेकेंड, ओके, अब हम प्राइस रेंज के थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका प्राइस कितना आना चाहिए। और इसका जो प्राइस आएगा, जो इसका मुझे टारगेट लग रहा है कि ये वहाँ तक जा सकता है, अब यहाँ से इस शेयर का लो बनाएंगे। और ये क्यों है, क्योंकि एक कप पैटर्न, मतलब राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट कर रहा है। यहाँ से शेयर 90% गिर चुका है और अब मैं यहाँ से इसको उठा के यहाँ लगा देता हूँ। दिस इज़ इट, ये है वो शेयर का प्राइस। 200 रुपये तक ये शेयर जा सकता है शायद। प्राइस रेंज तो ये बताती है, कब जाएगा कैसे जाएगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखोगे, मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूँ, ये लर्निंग के लिए है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
यहाँ पर एक राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, आर्क बन रही है, ठीक है। ये तो राउंडिंग हो ही गया। उसके साथ ये तो एक कप है। अब यहाँ पे साथ साथ एक हैंडल भी बना हुआ है, ये रहा वो हैंडल। सॉरी, थोड़ा गलत बन गया, मैं दोबारा बना देता हूँ। अगर किसी शेर में राउंडिंग पैटर्न बनता है तो वो अच्छी बात होती है, बिकॉज़ ये बहुत साल ले लेते हैं पैटर्न बनने में। और ये जो मैंने आपको हैंडल दिखाया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस पैटर्न को और अच्छा और स्ट्रॉन्ग कर देता है, क्योंकि आपके पास एक पैटर्न तो बन गया है कि भाई ये मेरे पास कर्व है और यहाँ से इसको इतना ऊपर जाना है। यहाँ पे साइकोलॉजी क्या कहती है कि 100 रुपये पे इस शेयर को रेजिस्टेंस आया, ये नीचे गया तो ये हल्का हो गया और इसने अपना और टाइम काट दिया, तो अब इसके अंदर और पावर आती है ऊपर जाने की। तो यहाँ से हाँ, सो अभी मैंने आप लोगों को प्राइस नहीं बताया, पहले मैं ये सब रिमूव कर देता हूँ। ओके, मंथली चार्ट पे ले रहे हैं हम लोग। मैं रिकमेंड करूँगा, बिकॉज़ स्मॉल कैप कंपनी है, सो मैं हमेशा स्मॉल कैप कंपनी में कोशिश करता हूँ जितना हो सके बड़े टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस एक्शन के थ्रू जानने की कोशिश करूँ कितने पे पैसा लगाना चाहिए और कितना इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो यहाँ पे इस शेयर ने यहाँ 95 रुपीज़ के नीचे अगर ये आता है तो हमें स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। बट मैं अपने कन्विक्शन से, या जो भी मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, समझ है, मुझे पता नहीं क्यों मैं ये स्टॉप लॉस लेके चलना चाहूँगा, वो है 76 रुपीज़ के आसपास। वाई? पहली बात, हम लोग मंथली चार्ट पे काम कर रहे हैं। मंथली चार्ट पे काम जब आप करते हैं तो आपको रिस्क थोड़ा बड़ा लेना होता है, क्योंकि आपके पास बहुत वक्त होता है। और दूसरी बात, मैं इस कैंडल को स्टॉप लॉस बना के क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो 1 2 3 4 5 6, इससे पहले की जो 6 महीने की कैंडल थी ना, उसमें वॉल्यूम, मतलब अगर आप देखोगे उसमें कैंडल बनी ही नहीं। मगर जो सितंबर में कैंडल बनी है एकदम से बड़ी बनी है। इसका मतलब कि ये एक ऐसा प्राइस था यहाँ पे जिस प्राइस के ऊपर आने के बाद इस शेयर ने एक अच्छा जंप लिया। तो 75 रुपीज़ के आसपास मैं अपना स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहूँगा। और रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है ना हम लोगों का। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें, यहाँ पे 100 रुपये का है और 75 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है, मैं 25 रुपये होने को तैयार हूँ, बदले में मुझे 200 रुपये तक का शेयर, मतलब कि 1/4 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो गया। 25 रुपये खो सकते हैं लेकिन 100 रुपये कमा सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, ठीक बैठती है। So this is all I want to share with all of you guys. If you like the video, please like and share, and write down in the comment section what you think, but what are the areas where I can improve the video. So thank you very much for watching the video. Happy profit and losses. Goodbye.